अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने हफ्तावार प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ बतौर मेहमान शिरकत कर रहे हैं जियो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट एजाज़ सैयद। एजाज़ सैयद से जो पाकिस्तान की हालिया सियासी सूरत हाल बिलखसूस जो अब इंतखाबात आगे होने जा रहे हैं उसके अंदर कौन सी पार्टी कैसे एक्ट करेगी उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ सैयद साहब। राय साहब, आप खरीद से हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा शाह जी, ये बताएं, आज मेरा ख्याल हम दो सूबों पर बात करते हैं। इंतखाबात आ गए हैं, आगे सियासी माहौल बन रहा है और पार्टियां अपने अपने जो है वो हिसाब किताब लगा रही हैं किसने कहाँ पे क्या करना है। सिंध से शुरू कर लेते हैं। सिंध में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर उसको एक बहुत बड़ा एज हासिल है, लेकिन जो असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा वो होगा कराची में। कराची के अंदर आपके इल्म में है कि पहले तो MQM 2-3 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, फिर वो सारे इकट्ठे हो गए। तो अब कराची में क्या सूरत हाल बनेगी? कराची में क्या पीपल्स पार्टी MQM को पिछाड़ सकेगी MQM की रीयूनियन के बाद? और अब तो इत्तेहाद भी उनको हो गया मुस्लिम लीग नून के साथ MQM का। राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राय साहब, मेरे ख्याल में 21-22 सीटें हैं कराची की। तो कराची में एक बड़ा चंक चला गया था, एक अहम चंक चला गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल तो आपको पता है कि क्या है। और अनलाइक पंजाब, कराची में PTI की जो सपोर्ट है ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है सपोर्ट, लेकिन उस तरह से नहीं है। कराची में बड़ा डीप रूटेड 3 जमातें जुड़ी हुई हैं। पीपल्स पार्टी बड़ी जुड़ी हुई है, MQM की बहुत बड़ी प्रेजेंस है, लेकिन MQM में जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का फैक्टर है वो बड़ा अहम है। अब जो गुज़िश्ता 2-3 इंतखाबात हुए हैं उनमें तो ये बात साबित हुई है, लेकिन अब देखते हैं कि इन इंतखाबात में क्या निकलता है कि क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो नई MQM बनी है उसकी जो नई क़यादत आई है, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और ये सारे तो ये नए जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, नई MQM को लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। फिर तीसरे नंबर पे जमात इस्लामी भी है। आपको पता है कि अभी मेयर का जो इलेक्शन था उसमें हाफिज़ नईम जो उन्होंने टेक्निकली वो जीत ही गए थे। ये तो 26 जो PTI के जो चेयरमैन थे वो गायब ना किए जाते या गायब ना होते तो देयर वाज ये तो खुली खुली बात थी कि वहाँ पर जमात इस्लामी का मेयर होना था। तो अब मुर्ज़ा वहाब बन गए हैं जो कि अभी मुंतखब भी नहीं थे। वो तो आपको पता है कि पूरा एक अरेंजमेंट किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम इंतखाबात में कराची किसके पास जाएगा। ये सिर्फ मैं कराची की बात कर रहा हूँ, सिंध के बाकी हिस्सों की मैं मुख्तसर सी थोड़ी सी बात करूँगा। आपको पता है कि आजकल जो बिलावल हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट से कोई इतनी आइडियल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जरदारी साहब आपको पता है फायर फाइटिंग करते हैं। जरदारी साहब बड़ी कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें ठीक रहें। और MQM ने आपको पता है इत्तेहाद कर लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ। अब ये इत्तेहाद बड़ा अहम है। अब साथ ही साथ कुछ ख़बरें कुछ इस तरह से भी हैं कि MQM के बाज़ जो कैडर हैं वो MQM से खुश नहीं हैं और वो पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये इस तरह की ख़बरें भी हैं। और ये खाली कैडर के रैंक्स के लोग नहीं, इनमें कुछ MPA लेवल के 1-2 लोग भी हैं जो कि अभी रिसेंटली पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। उनकी कितनी से थी कितनी नहीं थी ये टाइम बताएगा, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि MQM में जो मुस्तफ़ा कमाल हैं और जो खालिद साहब हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि MQM की जो प्रेजेंस है वो जो वोट की सूरत में ट्रांसलेट हो। नई जो मुतहदा MQM है जिसमें तमाम फैक्शंस मिल गए हुए हैं एक आध को छोड़ के, और ये जो हैं ये कम से कम इनकी कोशिश ये है कि ये 22 में से 15-16 नशिस्तें कम अज़ कम वो ले लें। ये बहुत बड़ा फिगर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो उन्होंने अपना जो टारगेट है वो 16, 17 का 18 का रखा हुआ है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि उनकी कम अज़ कम कोशिश है कि 16 सीटें उनकी निकल आएँ। अब जो दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर मौजूद है और पीपल्स पार्टी भी अपनी तय पूरा जोर लगा रही है। पीपल्स पार्टी इसमें कामयाब होगी या नहीं होगी ये तो टाइम बताएगा, लेकिन एक बात हम ज़रूर देख रहे हैं कि MQM प्रोएक्टिव हो चुकी है। कराची शहर में आपको पता है पिछले दिनों मुस्तफ़ा कमाल साहब उन्होंने बड़ी भरपूर एक जलसा किया था। MQM की क़यादत भी आई थी उसमें उन्होंने जमात इस्लामी वालों को बड़ा ललकारा था, पीपल्स पार्टी वालों को बड़ा ललकारा था।
और फिर एज़ पर टुडे 26 नवंबर को आज भी कराची में एक बड़ी सिंध के अंदर, कराची के अंदर MKM एक बड़ी एक्टिविटी कर रही है। तो MKM बड़ा प्रोएक्टिव हो गई है। अब नतीजा क्या निकलेगा वो तो इलेक्शन के दिन पता लगेगा। तीसरा फैक्टर है वो है PMLN का, जिसका अमली तौर पे कोई वहाँ पर वजूद नहीं है, लेकिन PMLN ने क्या किया है, एक तो MKM के साथ सपोर्ट कर दी है, लेकिन एट द सेम टाइम PMLN जो है वो कोशिश कर रही है GDA के साथ भी वो इत्तेहाद हो जाए उसका, और GDA के साथ भी मौसर इत्तेहाद हो, और जो GDA है उसके साथ साथ सिंध के अंदर जो बाज़ एलिमेंट्स हैं और उनके ऊपर भी जो मुस्लिम लीग नून है, स्पेशली JUIF भी, उसका भी वहाँ पे आएगा। बिल्कुल ठीक है, और JUIF इस इत्तेहाद में जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो अब जो जमात इस्लामी है वो तो नहीं चाहेगी कि वो इस इत्तेहाद में आए, क्योंकि फिर MKM है ना वहाँ पर, इसलिए वो उस इत्तेहाद में नहीं जाना चाहेंगे। अंदरून सिंध में अगर चले जाएँ, मैं कराची आता हूँ तो अंदरून सिंध में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे एक आध एलिमेंट उनमें कराची में है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी जाने जाते हैं, और पीपल्स पार्टी के साथ भी उनकी जैसे लव हेट रिलेशनशिप रही है। मिसाल के तौर पे लियाकत जतोई वो वहाँ पर है, फंक्शनल लीग है। फिर साथ ही साथ अरबाब गुलाम रहीम है, इनकी एक पीपल्स पार्टी के एंटी एक है रही है। फिर जुल्फ़कार मिर्ज़ा हैं, उनकी बेगम फहमीदा मिर्ज़ा हैं बदीन से, वो बड़ी बदीन क्या तक उनका बड़ा असर रसूख है। अली नवाज जो है उनका बड़ा असर रसूख है। तो ये सारे लोग हैं। अब कराची के अंदर अगर आ जाए तो इधर वो एक रामेश हैं, रामेश कुमार जो हैं, रामेश जो MNA रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, अभी भी गालबन निगरान हुकूमत में भी उनका फेडरल मिनिस्टर के बराबर का एक रामेश का ओहदा है, लेकिन वो वहाँ पे बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं अकलीतों के हवाले से भी, जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से भी, और जो ये जिन लोगों के नाम लिए उनमें भी उनका इन्फ्लुएंस है, और वो एट द सेम टाइम इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं। जी एक चीज़ वो भी मुझे अगर बताते चले साथी, ये मैं इसको कह रहा हूँ कि ये बदकिस्मती की बात है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए कि वहाँ पर लिसानियत का एक बड़ा फैक्टर है कराची के अंदर, पंजाबी, पश्तून, महाजर, इन चीज़ों का फैक्टर है। तो ये जो तजिया निगार है उनका ये कहना है कि जी एक तो तरफ महाजर वोट तो MKM क्लेम करती है, और PMLN का उनको सिर्फ ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि जो वहाँ पर पंजाबी वोट है उसका उनको एक साथ मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिसको सिंधी वोटर्स की मदद हासिल होगी, तो उनको गालिब गुमान यही है कि ANP का जो वोट है, जो कि वहाँ पे पश्तून का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पश्तूनों का, तो वो मिल जाएगा। तो ये जब सिनेरियो बनेगा तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ना, ANP देखना ये है कि ANP क्या अपने कैंडिडेट वहाँ पर फील्ड करती है या नहीं करती, ये सबसे अहम बात है। मेरा ये ख्याल है कि ANP अपने कैंडिडेट फील्ड करेगी, और मुफ्त में तो नहीं करेगी, और वो मुफ्त में नहीं करेगी। शाही सैयद आपको पता है बड़े उनके मौसर फ़ाल हैं, और उनके बड़े टेंटेंकल्स, बड़े बहुत गहरे उनके रवाबत हैं, बड़े डीप रूटेड हैं। तो लेट्स सी कि वहाँ पर क्या होता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वहाँ पर मुकाबला अगर होगा ना, मेरा ये ख्याल है मुकाबला होगा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM का होगा, और जमात इस्लामी भी इसमें एक अहम जिसे कहते हैं ना कि अहम एक्टर के तौर पे वहाँ पर सिचुएशन है कि जमात इस्लामी का दिल बड़ा कर रहा है कि वो MKM और PMLN के मुकाबले PTI की तरफ जाए, लेकिन जो उनके साथ इलेक्शन में हुआ तो वो शायद उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये फैसला करना। जी, लेकिन जमात इस्लामी ने, आप देखें ना, जमात इस्लामी के पास एक बात का एज है, वो ये है कि PTI का जो वोटर है वो जमात इस्लामी की तरफ अट्रैक्ट होता है, सारे का सारा नहीं। लेकिन देखें ना, जो इमरान खान साहब की या PTI की सियासत किसके ख़िलाफ़ थी? उनकी सियासत थी PPP के ख़िलाफ़ थी और PMLN के ख़िलाफ़ थी। देखें, वो यही कहते थे ना, इनके बारे में उनका नैरेटिव था, चोर डाकू का नैरेटिव तो इनके बारे में था। तो जो PTI का टिपिकल वोटर है, वो मेरा ये ख्याल है वो PTI का जो वोटर है वो इन दो को तो वोट नहीं देगा, यानी कि PMLN को। इस्लामी और PTI की नौबतें तो बड़ी पुरानी है जी, मतलब कि पिछली हुकूमत के ज़माने से, पिछली हुकूमत के और नहीं, और फिर इमरान खान साहब का नैरेटिव मिलता है ना। इमरान खान साहब कहते थे मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, गिरफ्तारी से पहले जो आखिरी बड़े लीडर उनसे जाके वहाँ पे मिले वो ये सिराजुल हक थे। तो ये है इशू। तो मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। जमात इस्लामी जो है
वो पीटीआई के वोट के ऊपर हाथ साफ कर सकती है, मेरा ये ख्याल है। तो पीटीआई को देखें कि पीटीआई के साथ होता क्या है। अगर तो वो वहाँ पर फील्ड करती है कैंडिडेट, तो फिर वो कैंडिडेट कौन से हैं ये भी देखना पड़ेगा। अभी तो उनके जो इंतखाबी निशान का भी फैसला होना है, लेकिन अब तक यानी कि पीटीआई के इंतखाबी निशान की कंट्रोवर्सी को या उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले को साइड पे रख के बाकी एक्टर्स में देखें तो मुकाबला इन तीन जमातों के दरमियान। कराची की हद तक आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दो बड़े इत्तेहाद हैं इनके दरमियान बहुत कांटे का मुकाबला होगा? इत्तेहाद से ज़्यादा मेरा ये ख्याल है कि MQM पीपल्स पार्टी के साथ अहम मुकाबला होगा, और उसमें अगर पीटीआई अपने जो अगर जमात इस्लामी पीटीआई के वोटों पर हाथ साफ कर सकी तो फिर एक अपसेट भी हो सकता है। अच्छा, तो ये अगर हम आप आते हैं पंजाब की तरफ, पंजाब में अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन रही है, और गुज़श्ता को 15 दिन से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने ड्राइंग रूमों से निकल के कुछ गलियों बाज़ारों सड़कों का रुख भी किया। आज भी उनका जलसा था और जलसे वगैरह करने शुरू किए हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन जो है वो बड़ी ताबड़तोड़ तकरीरें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम नए पाकिस्तान का नारा नहीं लगाते, हम एक बेहतर पाकिस्तान का नारा लेके आए। पिछला नारा हमने बड़ा भुगता है बकौल उनके। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि पंजाब में ये तो इस चीज़ पे जितने फ़रीक हैं तकरीबन तजिया निगार जितने भी हैं तबसरा निगार, वो सब के सब इस चीज़ पे मुतफिक हैं कि जी PMLN के लिए तो बड़ा ईजी है, वो सादा अक्सरियत तो बहुत आसानी से वो ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो असल सवाल पैदा हो रहा है कि दूसरे नंबर पे कौन होगा? क्या दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, दूसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक होगी, दूसरे नंबर पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, या दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी होगी? अब ये चार तो मेजर चीज़ें हैं, तो आपका इस हवाले से क्या? राय साहब, मैं अभी भी इत्तेफाक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चिन्योट से रुकन कौमी असम्बली रुकन सूबाई असम्बली रहे हैं, अभी सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, वो हसन शाह साहब, मैं अभी उनसे मेरी मुलाकात हुई अब से थोड़ी देर पहले, और उनसे भी ज़ाहिर यही बात होती रही। तो एक बात तो तय है कि पीपल्स पार्टी तो पंजाब में स्टैंड नहीं करती एज़ पर टुडे। अल्लाह करे पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात है, मैं तो चाहता हूँ कि उसके ज़्यादा नंबर आए, लेकिन मैं ग्राउंड की बात बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी तो पंजाब में कोई उसकी वो हैसियत नहीं नज़र आ रही मुझे। दूसरी बात क्या है, दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी को पंजाब में लोग पसंद नहीं करते, वन रीज़न और दी अदर। जमात इस्लामी पंजाब में हर हल्के में थोड़ा थोड़ा सा वो है। तीसरी बात आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, जो कि बड़ी पॉपुलर है, मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो पॉपुलर नहीं है, लेकिन एट दी सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कंट्रोवर्सी में, कंट्रोवर्सी क्या है, उनके ज़्यादा लीडर नहीं है यहाँ पर। फिर दूसरी बात यह कि उनका इंट्रा पार्टी एक तनाज़ा पैदा हो गया है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 20 दिनों में इलेक्शन करवाएं, और उनका इलेक्शन ये नहीं है कि बाकी ये नून लीग में पीपल्स पार्टी में तो ताजपोशी होती है ना जी, नवाज शरीफ है तो नवाज शरीफ ने नामजद कर दिया, 22 साल से चेयरमैन इमरान खान ही है, एक ही नहीं ऐसा ही है। लेकिन उनका आपको पता है शहबाज शरीफ के मुकाबले में कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं कर सकता था, ना नवाज शरीफ के मुकाबले में किया, जस्टिस वजीउद्दीन किया ना, जस्टिस वजीउद्दीन ने किया, ठीक है ना, नहीं लेकिन फिर भी पहले से तय होता है कि तुम मेरे मुकाबले में लड़ना, इतनी सी बात है। राजा साहब आप उस वहाँ पे भी चलती, वहाँ पे भी डिक्टेटरशिप ही है। राजा साहब मैं नहीं कहता हूँ डिक्टेटरशिप नहीं चलती, वो अलग बात है जस्टिस वजीउद्दीन के साथ बाद में क्या हुआ, लेकिन वो लड़ा ना इलेक्शन, प्रॉपर सिस्टम है ना वहाँ पर, अमल करें ना करें। अब तो इमरान खान साहब के लिए मसला है कि अगर वो इलेक्शन करवाते हैं तो उनकी जो सज़ा है वो सस्पेंड हुई है, ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, तो वो तो बाद में चैलेंज हो जाएगा। और अगर वो अपने पार्टी के सरबराह के तौर पे उनको इलेक्शन नहीं लड़वाते तो वोटर्स को क्या एक मैसेज आएगा, ये भी तो एक फैक्ट है ना कि वोटर ने तो वोट डालना है इमरान खान को या उसकी जमात को, तो ये भी एक इशू है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि इस बात का खदशा पाया जाता है कि अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, ये इलेक्शन वो अदालतों में भी चले जाते हैं, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से इनके पास बल्ले का निशान ना रहे, इस बात का ख़तरा मौजूद है। और अगर वो ख़तरा है तो मेरा ये ख्याल है कि फिर पंजाब के अंदर जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात हो सकती है, मैं उनकी सियासी आइडियालॉजी से जितना ज़्यादा इख्तलाफ करूँ, लेकिन मैं एक फैक्ट जो पोल है उसकी बुनियाद पे बात करूँ, वो TLP भी हो सकती है। आप देखें ना TLP के बारे में तो गैलप अपना सर्वे भी दे चुका है, और गैलप ने सर्वे में क्या कहा कि जो सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं वो इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ लाई, और तीसरे नंबर पे यानी कि PTI के लीडरों के बाद अगर कोई मकबूल है तो वो साद रिजवी हैं।
और साद रिजवी आपको पता है एक्टिविटी सिंध से एमपीआई की सीटें लगी थी, आज़ाद कश्मीर से सीट लगी थी इधर बड़े, यहाँ पर पंजाब के अंदर आपको पता है कि जो 12-13 सीटें तो ऐसी थीं जो कि बड़ा क्लोज मार्जिन से वो जो तहरीके लब्बैक है वो नहीं जीत पाई थी, और कुछ ऐसी सीटें थी 10-15 सीटें ही तकरीबन ऐसी थी, 10 या 12 सीटें। मौका अच्छा उनके पास अपनी पार्टी को ज़्यादा बेहतर इस्टेब्लिश करने का। जी है, लेकिन मेरे ख्याल में उनके लिए भी माहौल इतना साजगार नहीं है, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बाज़ इक़दामात की वजह से साइलेंटली खामोशी के साथ एक क्रैकडाउन जो है वो टीएलपी पे शुरू है। इसका अनाउंसमेंट नहीं हो रही, लेकिन ये क्रैकडाउन शुरू है। इनके जहाँ पर पुलिस इंतज़ामिया जो है वो ये समझती है या उसको रिपोर्ट आएगी कि इनके फॉलोअर्स ने किसी अक़लियत को कोई नुकसान पहुँचाया है, तो वहाँ पर इनको छोड़ा नहीं जाएगा, और वो काम शुरू हो चुका है, पर्चे हो रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं। वो अलग बात है कि टीएलपी को भी, ये टीएलपी की क़यादत जो है साद रिजवी जो है, इनको ये सारी बातें यकीनी तौर पर पता है। अगर मुझ जैसे रिपोर्टर को ये बात पता है, जर्नलिस्ट को ये पता है, तो उनको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि वो जो भी मामला आते हैं जिनके ऊपर बीत रही है उनको ज़्यादा। लेकिन ये फैक्ट है कि साद रिजवी जो हैं उन्होंने अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको मेंटेन किया है। आप देखें ना कि अभी उनके वालिद की बरसी थी, तो उनके वालिद की बरसी को जो किस तरीके से वहाँ पर गैदरिंग थी, बहुत सारे लोगों को भी बुलाया गया था। वैसे अगर मरहूम खातम हुसैन रिजवी अगर जिंदा होते ना, तो फिर इसमें इस वक्त इस चीज़ पे बहस ही नहीं होती कि दूसरे नंबर पे वो होंगे या ना होंगे, फिर यकीनन वही होते। वो बड़े पॉपुलर आदमी थे लोगों में। नहीं, नो डाउट कि वो पॉपुलर नहीं थे, कोई शक ही नहीं, वो बड़े पॉपुलर थे, वो बड़े शोला बयान थे। लेकिन साद ने भी तो आके, या तो है कि साद से पार्टी छिन जाती, शोला बयान के अलावा दिलचस्प बयान भी थे। जी नहीं, अब देखे ना, या तो ये था ना कि साद रिजवी के हाथों पार्टी छिन जाती, वो जो सीनियर लोग हैं और बहुत सारे लोग थे ना जो चाहते थे कि साद रिजवी के पास पार्टी ना आए, हमारे पास आए, तो वो तो नहीं छिनी। इसका मतलब है साद ने अपनी पार्टी को संभाल ली, मतलब तो इसका यही है। तो अपनी मेंटेन कर ले। मेरा ये ख्याल है कि साद रिजवी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ एक काम है, ये जो मजहबी नफरत वाली जो बात है ना, कि शिद्दत पसंदी वाली बात, जो अक़लीतों के हवाले से, बाज़ अक़लीतों के हवाले से बात, यानी कि क्रिश्चियंस के वाले से जो फैसलाबाद में हुआ या अहमदी कम्युनिटी के वाले से जो हुआ, इसको कंट्रोल कर लें, ये काम ना करें, तो मेरा ये ख्याल है कि साद रिजवी जो है मजहबी शिद्दत पसंदी वाले मामले को माइनस करें, तो साद रिजवी आगे भी जा सकते हैं। यानी कि उस पर रियासत को और रियासती इदारों को और आइन और कानून को किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं होगा। हम जैसे लोग भी उन पर अगर तनकीद करते हैं तो इसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर करते हैं ना, तो अगर ये ना करें तो मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत आगे जा सकते हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी। मजहबी एक अकीदा है भी, तो उसके इम्प्लीमेंट के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, लेकिन शाहजी एक चीज़ आप बड़ी ज्यादती करें, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी बातें सुन के। मतलब आप जहांगीर तीन और अलीम खान और अपने आपा फरदौस आशिक अवान को लिफ्ट नहीं करा रहे, मतलब सारी कहानी में आपको वो नजर नहीं आ रहे। अच्छा, मैं अब आपको मज़े की बात बताऊँ, फिरदौस साहिबा या कुछ जो IPP के लीडर्स हैं उनसे एक ज़ाती ताल्लुक़ रहा है जान, लेकिन मैं फ्रैंकली आपको बात बताऊं, मुझे ये बताएं कि ज़रा बाहर जाके गली पे तो देखें ना, गली पे जाके ज़रा ढाबे पे बैठें, आम आदमी से गुफ्तगू करें, बाज़ार में जाएं, तो मैं बड़े अदब से कहूँगा ये वो लोग हैं जिनका पास पैसा बड़ा है। अलीम खान साहब के पास ना शाहजी, वो तो इलेक्टेबल्स के हल्के उनके पास। सर मैं ये कहता हूँ कि 4 कौमी असम्बली की ये नशिस्तें जीत लें तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी होगी। यानी कि आपके ख्याल में वो पंजाब में दूसरे नंबर पर नहीं होंगे? मेरा नहीं ख्याल, ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात होगी, या फिर यही है कि एम्पायर ने बहुत ही साथ देती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पंजाब में अगर है ना, पंजाब की बात है तो पंजाब में एक्चुअली मुकाबला तो नून लीग का और PTI का है, एक्चुअल मुकाबला तो उनका है। लेकिन अगर PTI किसी तरीके से आउट होती है तो फिर उसका जो फ़ायदा है वो मेरे ख्याल में TLP लेगी, मेरा ये ख्याल ही है। अच्छा, मैं अपने एक फीलिंग या खदशे का इज़हार करूँ जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी किया। अच्छा, एक कथा कलामी मैं बात कर दूं, इसमें ना 2 चीज़ें बड़ी अहम है। देखना ये है कि ये भी हो सकता है कि PTI के अंदर से एक PTI कार्व कर ली जाए कि वो कैंडिडेट PTI का इलेक्शन लड़ें जिनको सरकारी अप्रूवल हो, ऑफिशियल अप्रूवल हो, इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल। एक बात, फिर कुछ और सिचुएशन हो सकती है। फिर मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी बात है ना जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं वो ये है कि जो इलेक्शन आ रहा है 2024, ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन होगा जो इलेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस होगा।
कि आप देखेंगे कौमी और सूबाई सतह के जो इलेक्शन के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ेंगे। आप जिस हल्के में बैठे हुए हैं ना, जहाँ पर बैठ के आपको बयान करते हैं, ये पिंडी इस्लामाबाद का एक हल्का है। यहाँ से मुस्तफ़ा नवाज खोखर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। उन्होंने तो अपनी कैंपेन भी शुरू कर दी हुई है, ठीक है। आप देखें बड़े बड़े उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं कि हम दायरों का सफ़र कर रहे हैं 75 साल से, और बेरोज़गारी और तालीम नहीं है, वो ये बातें वो कर रहे हैं। तो ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो है वो किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं? वो भी एक आज़ाद कैंडिडेट है, वो भी बड़ा नाम है, वो चौधरी निसार अली खान है। जो निसार अली खान भी इधर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखें ना कितनी बड़ी। और यहाँ से ही जो आईपीपी का कैंडिडेट कौन होगा? आईपीपी का कैंडिडेट होगा गुलाम सरवर खान। अगर यहाँ से अगर वो इस हल्के की तरफ आते हैं, अगर तो वो टक्सला साइड पे रहते हैं तो एक अलग इशू रहता है। वो दोनों सीटों पे लड़ेंगे मेरे ख्याल है। चले दोनों, पर इसका मतलब है कि आईपीपी के गुलाम सरवर खान, इंडिपेंडेंट दो हैवी वेट्स, चौधरी निसार भी हैवी वेट है और मुस्तफ़ा नवाज भी इन मैनी वेज हैवी वेट है। चौधरी निसार का एक बैकग्राउंड है और मुस्तफ़ा का भी एक बैकग्राउंड है, ठीक है। तो मैं तो खाली जिस हल्के में आप बैठे हुए मैं इसमें मैंने गिरवा दिया है। तो आप पूरे पंजाब में चलते जाएं तो यही हिसाब अच्छा नहीं, हम जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पर तो हल्का नहीं बनता, यहाँ पर तो घर मुस्तफ़ा नवाज खोखर के करीब है। वही मैं बात मकसद यही है ना कि तो इस वक्त आपके ख्याल में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी एक बड़ी नुमायां पोजीशन में होंगे? मेरा ये ख्याल है कि ये ना हो कि दूसरे नंबर पर आपके नेशनल असम्बली के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हो। ये इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे तमाम कैंडिडेट जो अपने वोटर को ये बताना चाहते हो कि उन्होंने इमरान खान से गद्दारी नहीं की, पीटीआई के कैंडिडेट इमरान खान के खिलाफ तकरीरें ना करें, वो आज़ाद उम्मीदवार बन जाएं। और आज़ाद उम्मीदवार हों तो वो देखें कि हवा किसकी तरफ चल रही है, वो चुप करके उधर शामिल हो जाएं। आज़ाद तो इस बात का कभी इम्कान है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। आपने नाज़रीन सुना एजाज सैयद देख रहे हैं कि कराची के अंदर बड़ा कांटे का मुकाबला होगा और पंजाब के अंदर जो अब तक की सिचुएशन है उसके अंदर तो हमें तहरीक लब्बैक दूसरे नंबर पर नज़र आ रही है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में भी आज खुद एक दूसरे नंबर के तौर पे वो कामयाब ज़रूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मुझे रज़ा सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।